जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे एक पहले भाई ने बोला था कि मैं आपका साइलेंट लिसनर हूँ, तो मुझे भी वही समझे। मैं आपकी वीडियो पहले देखता रहता था, ठीक है। तो आज मौका मिल गया आने का। मैं कैसर भाई की वीडियो सबसे ज़्यादा देखता हूँ, कैसर भाई की, और एक वो मुफ्ती उस्मान इब्न फारूक हैं, ठीक है, उनकी मैं बहुत देखता हूँ वीडियोस, जो पब्लिक डिबेट्स करते हैं। तो इससे ना जब किसी भी एथियस्ट को डिबेट में यानी एज अ यानी आर्गूमेंट के तौर पर किसी को जब उसे ना फारिग किया जाता है, साइड पे हटाया जाता है, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक अच्छा पॉजिटिव इमेज आता है हमारे दीन का। आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बस आपके जो चैनल है उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम, फॉर एग्जांपल, हमारे जहन में भी कभी एथियस्ट ऐसे सवाल कर लेते थे जो यानी हमारे जहन में भी आते थे, तो उसके भी जवाब आज जो है ना आपके चैनल के तवसल से हमारे तक पहुँचते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। आपको कोई स्पेसिफिकली इस डिबेट के हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा। जी, रखिए। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से, आप सब लोग भी, ये इन साहब जो भी हैं, मैं इनके ना कभी फ़िल्में तो मैं वैसे ही नहीं देखता, बस सुना है इनके बारे में, ये पहले मुस्लिम थे। तो बहुत अरसे से इनकी वीडियोस और क्लिप्स आ रहे थे, और इंडियन मीडिया का तो आपको पता है इस हिसाब से कि कैसे इस ट्रेंड में रखते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम फसाद और ये वो ईच एंड एवरीथिंग, इस्लामोफोबिया। तो उस हवाले से ये जो मुफ्ती साहब हैं, जो हमारे शमाइल नदवी साहब, इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और हम इनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। इंशाल्लाह ये मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि यानी जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई गुमराह हो रहे थे, वो उनको बचा सकेंगे इस डिबेट के बाद इंशाल्लाह। बैक स्टेज पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, अल्लाह ताला रहम करे। बैक स्टेज पे रहने से पहले एक बात करना चाहूंगा, अभी हमारे भाई आए थे, जी जी, इन्होंने जैसे फरमाइए। कहा कि बसल भाई वगैरह आप लोगों की स्ट्रीम होती है, तो इनसे इनके भी कुछ ऐसे शुभात पैदा हुए थे जो रफा हुए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ठीक। माशाअल्लाह। अच्छा, मैं यही बात दोहरा के कहना चाहूंगा कि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अगर इस तरह की शुभात पैदा हो जाए, और यह है कि जब जाहिर बात है, देखें एक बात समझें कि इंसान के दिमाग के अंदर कान के जरिए जो बात, जो जुमला दाखिल होता है ना, वो फौत नहीं हो जाता, वो कहीं ना कहीं दिमाग इस कानों के दरमियान जो भेजा है, इसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाता है। लाशऊर में आ जाता है। जो है वो इंसान के कानों से दाखिल होते रहे, सुनते रहे, तो वो इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा शुबा बना सकते हैं कि एक छोटा छोटा शुबे वाली बात है, लेकिन वो जब जमा हो जाए तो कोई वक्त ऐसा आ सकता है कि एक बड़ा शुबा बना दे, और ये इंसान के लिए फितना, मुसलमान के लिए फितना हो सकते हैं। तो लिहाजा हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई शुबा जहन में आए, आप उसके कायल ना हो। देखें, यकीनन मुसलमान उसका कायल नहीं होता उन शुबात का, लेकिन एक सोच, एक हल्की सी फिक्र जहन में आ जाती है, एक शुबा सा महसूस होता है, तो आप उसके लिए उलमा से रुजू करें, और जो इस फील्ड में काम करने वाले उनसे रुजू करें, और इस शुबे का अजाला करें। ये कछुआ शुबहात जो है, ये जरूरी है कि अगर इन तरह के छोटे छोटे शुबहात भी हो, उसको, उन शुबहात को अगर रफा नहीं किया जाए, तो ये फितना हो सकता है कि बाद में ये छोटे छोटे शुबहात जमा होकर एक बड़ा फितना बन जाए। तो हमेशा रुजू, और इसके अंदर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। एक मुसलमान अगर अपने ईमान के हवाले से या कुरान और हदीस के हवाले से जो बात वाक़ई हुई है, जो वारिद हुआ है, उसके अंदर कोई इस बात समझ में ना आए, तो इसके मुतालिक सवाल करना कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि ये इल्म हासिल करने का जरिया है, और इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर सवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं जावेद अख्तर साहब के हवाले से बोलना चाहता हूँ कुछ, कि उनके जो अंदाज है मतलब डिबेट करने का, जैसे सदगुरु के साथ भी कर चुके हैं, तो वहाँ तो बहुत लाइट हार्टेड उनका टेम्परामेंट था, लेकिन अब जब डिबेट होगी तो उनका पूरा मतलब लिबरल तबके का उनका पूरा प्रेशर रहेगा उनके ऊपर एक तरह से, तो वो इमोशनली बहुत क्या कहते हैं वोलेटाइल भी रह सकते हैं, और वो इमोशनली डिबेट को जबरदस्त क्या कहते हैं हाईजैक करने की सोच सकते हैं मेरे ख्याल से। तो उनकी रिटॉरिक इसके अंदर बड़ी बड़ा प्यारा पॉइंट आपने कहा है। जी जी। तो जो मुफ्ती साहब को उनके रिटॉरिक पे, उनके जो क्या साइकोलॉजिकल क्या क्या वो स्टैंस ले रहे हैं, बदल रहे हैं, साइन पोस्ट बदल रहे हैं अपने, उस पर भी ध्यान रखना होगा मेरे ख्याल से। तो उनको मतलब कि एक तरह से उनको काउंटर करने के लिए, और जावेद साहब बहुत मतलब कि साइन पोस्ट बदल सकते हैं, और इसके लिए उनको मुफ्ती साहब को प्रेमिस पे इनको बार बार लाने की कोशिश करना होगा। और जहाँ तक अभिशार शर्मा है, तो मुझे लगता है वो ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते, अब जब डिबेट होगी जब पता चलेगा वो क्या मतलब कैसे मॉडरेट करते हैं। और
यही है। अभी तक अभिसार शर्मा के बारे में जो फीडबैक मैंने देखी है कमेंट्स में, लोगों ने मुझे बताया, वो ये कह रहे हैं कि अच्छे आदमी पीछे तैयब अली भाई है, इनका डिवाइस जो है वो नॉट कनेक्टेड था, ये लीव कर गए। उन्होंने भी बात लिखी है कि इंडियन जर्नलिस्ट नो फॉर हिज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करते हैं, वो खैर वो पॉलिटिकल मुद्दा है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो फीडबैक अभी तक मैंने देखी है इनके बारे में कि वो न्यूट्रल रहते हैं एंड ही इज अ गुड जर्नलिस्ट सो फार। हाँ कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के का क्रिटिसाइज करना और एक उनका भी एक लिबरल स्टैंस रखना अपने, तो राइट वैसे ठीक, वैसे बैलेंस रहेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक उनके वीडियो जो देखे हैं, तो अभी शायद उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। और चलो ये उनका एक डिबेट का एक्सपीरियंस होगा, बाकी तो प्रेडिक्शंस है सारी। जी जी जी। और कहते हैं जी, और जावेद अख्तर साहब कब कहते हैं, जो मतलब कल्चरल कैपिटल है तो ज्यादातर बॉलीवुड से आती है उनके, तो उनका मतलब कि लफ्जों के साथ खेली है मेरे ख्याल से ज्यादातर, और तो वो डार्विन प्राइज भी जीत चुके हैं। अच्छा चले देखते हैं डार्विन को इस तरह लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया है जी वो रिचर्ड हॉकिंस प्राइज जीत चुके हैं, सॉरी रिचर्ड हॉकिंस प्राइज, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी अपना तजज़िये में बात कही थी कि ये अपनी जो डिबेट में डिस्कशन है ना, ये आदम और हव्वा और इवोल्यूशन की थ्योरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अगर रिचर्ड डॉकिंस का इन्होंने हवाला दिया कि मैं उसके साथ बैठा हूँ, मेरा इंटरव्यू लिया गया, फिर आपने भी इसके ऊपर थोड़ी मोहर लगा दी कि ये रिचर्ड डॉकिंस या रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीत चुके हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये इवोल्यूशन का हवाला ना लेकर आए या आदम और हव्वा का जो किस्सा है उसको तनकीद का निशाना ना बनाए, जिस तरह ओवैस इकबाल ने बनाया था। ये मेरी प्रेडिक्शन है, और हम देखते हैं क्या होता है। और लगता है ये प्रॉब्लम ऑफ इविल को भी बहुत इमोशनली ये डिफेंड करना चाहेंगे, उसके थ्रू प्रॉब्लम ऑफ इविल इनका समझ लें चीफ आर्गुमेंट होगा, प्रॉब्लम ऑफ इविल ही इनका चीफ आर्गुमेंट है, क्योंकि जहां जहां इन्होंने खुदा के ना होने पे दलील दी है, वहां पे इन्होंने एज अ चीफ आर्गुमेंट इसको इस्तेमाल किया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों अल्लाह ताला क्यों इजाजत दे रहा है काम करने की, हम पहले फ्लोर पे बैठे हैं, वो 7वें फ्लोर पे बैठा हुआ है, नीचे केओस चल रहा है और वो आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है माजूल। ये उनका चीफ आर्गुमेंट समझ में आया मुझे सो फार। असल में मैं इधर एक से बात करना चाहूंगा, देखिए मैं पर्सनली डिबेट के हक में नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि डिबेट जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ डिबेट्स, नॉट ऑल, ये थोड़ा सा अनफेयर होगा कि हर डिबेट को आप एक ही ब्रश से पेंट करें, बट मेजॉरिटी ऑफ डिबेट्स मेरे मद्देनजर ये है कि जिसका रेटरिक बेहतर होएगा वो कोट अनकोट डिबेट जीतेगा, और इमोशनल आर्ग्यूमेंट जो होती है वो बिल्ड ही रेटरिक के ऊपर होती है। इमोशन डजंट केयर अबाउट फैक्ट्स, नॉट ट्रूथ नॉट फैक्ट्स, ये इमोशन के अंदर कोई ही क्या कहते हैं वजन नहीं रखते बात। तो जावेद अख्तर साहब जो हैं, इन्होंने, क्योंकि जिस तरह बसात भाई ने बड़ा सही आउटलाइन किया, जब आप आदम और हव्वा के बारे में बात रखेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसेस्ट भी आ जाएगी, और फिर जब आप प्रॉब्लम ऑफ ईवल के ऊपर बात रखेंगे फिर आप वही रोमांस होना कि ओ भाई मैं ऐसे खुदा में क्यों मान लूं, नाउजुबिल्ला ये नाउजुबिल्ला वो फलाना ढिमकाना। तो ये इट्स लिटरली जितनी देर होएगी, असल क्रक्स जो निकलेगा वो क्रॉस पे निकलेगा कि कौन क्रॉस बेहतर कर देगा। परसुएशन टेक्निक्स आप इसको ले लें कि आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं इमोशन के साथ साथ, फिर उसके अंदर क्रेडिबिलिटी भी आ गई। साइंस तो ये कह रही है, साइंस तो ये कह रही है। तो ये बहुत ही एक रिटोरिकली हैवी होगी डिबेट, बहुत रिटोरिकली हैवी, और अब इसके अंदर मैं समझता हूं कि मॉडरेशन का बहुत ज्यादा हाथ होगा, पहली बात। दूसरी बात, आई डोंट नो बसात भाई, इसका कोई सेट हुआ है कि ओपनिंग? जी बिल्कुल सेट हुआ हुआ है कि इतने पहली ओपनिंग इतनी बड़ी है, फिर उसका रिबटल इतना 5 मिनट का 7 मिनट का, वो पूरा जो है वो क्रॉस कितना है? क्रॉस का आई थिंक 10 से 15 मिनट है पर पार्टी। क्वेश्चंस का आपस में जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो 10 से 15 मिनट है आई थिंक टोटल। या और वो जो क्रॉस क्वेश्चंस है ना, वही असल में जो है ना समझते हैं कि पूरी डिबेट का क्रक्स वही बयान करेंगे। नचोड़ वो वही निकलना है, हाँ वही निकलना है। तो लेट्स सी, ये इन्होंने आई थिंक जुल्फिकार साहब ने ये बड़ा सही इन्होंने हाईलाइट किया
कि और देखें डिबेट होती क्या है, क्रॉस तक डिबेट होती है मैं अपनी बात कितनी अपीलिंग लिसनर्स के लिए बना के पेश करूं कि मैं उनको इमोशनली मैनिपुलेट करूं। जो इमोशनली मैनिपुलेट वाले होंगे वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, जो सेंस रखने वाले होंगे, जो सोचने समझने वाले होंगे, वो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि यार ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, इसकी बात के ना सिर है ना पैर है। तो वो डिवाइड हो जाता है। अब होता क्या है अनफॉर्चुनेटली इन द सोसाइटी दैट वी लिव इन, कि लोग साइंटिज्म फॉलो कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो साइंटिज्म फॉलो कर लेते हैं, वो एम्पेरिसिस्ट बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं है वो हम एम्पेरिसिस्ट बन चुके हुए, वो उस रेटरिक के अंदर आ जाते हैं कि हाँ यार ये बात तो इसने बड़ी सही की है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ना सोचा ना समझा। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल टूल, और लेट्स सी, आई होप कि इंशाअल्लाह मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब जो हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको हिदायत दें और इनकी जुबान जो है वो सही लफ्जों के ऊपर चले, ताकि ये जो जावेद अख्तर साहब है ना, इनकी रेटरिक को वो फेल कर। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई। एक पॉइंट मैं कह रहा था कि रेटरिक बहुत मायने रखती है, लेकिन रेटरिक को जब भी कहते हैं वो काउंटर किया जाता है जब आप फैक्ट और लॉजिक को इंसिस्ट करें, जितना इंसिस्ट करें, क्योंकि कुछ लोग हाँ इमोशनल अपील पे जाएंगे, कुछ लॉजिकल अपील पे, लेकिन जब आप कोई ठंडे दिमाग से देखेगा तो वो फैक्ट्स और लॉजिक को ही देखेगा। तो मेरे ख्याल से बैलेंस रहना चाहिए। जुल्फ़िकार भाई ये आप कह रहे हैं ना, दिस शोज जो एक इन्फॉर्म्ड मुसलमान होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फॉर्म्ड मुसलमान, सेकेंडली जो जिस तरह कुरान, जब कुरान एक सीगा इस्तेमाल करता है, एक कैटेगरी इस्तेमाल करता है उलुल अलबाब, जिसकी ट्रांसलेशन होते हैं जो गौर और फिक्र करने वाले होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो लोग मुसलमान नहीं भी हैं और वो गौर और फिक्र करते हैं और वो सोचते हैं और वो अपनी रैशनैलिटी और अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कुरान हर मुसलमान को भी कहता है और जो मुसलमान नहीं है उसको भी कहता है कि भाई इस्तेमाल करो, वो बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं वो उस नतीजे पे पहुंचेगा। पर मसा ये है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें साल हो गया है मुझे ये करते हुए, और वो दिन ब दिन मुझे लग रहा है बहुत कम लोग हैं जो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करने शुरू हुए हैं। और एक और हमारे भाई हैं, एथियस्ट थे और फिर वो मुसलमान हुए, ब्रदर इस्लाम हकीम, वंडरफुल पर्सनालिटी। वो कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा जो आपको इमोशनल केस मिलेगा ना, वो आपको एथियस्ट मिलेगा। पहले जब इन्होंने मुझे पहले ये बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई दावा ये करते हैं कि भाई जिस तरह अभी बसादत भाई ने ये क्लिप भी रन किया था कि मैं सोचता हूँ, उन्होंने कहा था ये कौन सी फैलेसी है। ये एड होमिनम भी है क्योंकि आपने अटैक किया बिलीवर्स को, ये कह के कि भाई सोचने वाला तो मैं हूं, वो तो सोचते नहीं। तो आपने एड होमिनम किया और आपने स्पेशल प्लीडिंग की कि अगर वो सोचते भी हैं उनकी सोच गलत है, मैं सही हूं क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूं। तो इनकी कोर एट द कोर एथियज्म जो है वो एक इमोशनली बिल्ट पोजीशन है एट इट्स कोर। या वो तकब्बर के ऊपर बिल्ट है, या वो फ्रस्ट्रेशन के ऊपर बिल्ट है, या वो पर्सनल बायस के ऊपर बिल्ट है। एट इट्स कोर वो एक इमोशनल आर्गुमेंट। जी जज़ाकल्लाह खैर। सॉरी बसात भाई, मुझे लगता है मैं ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने ऐड किया आसिम की भाई, दैट वाज रियली नीडेड। क्योंकि जो इंसान यानी कि जो आर्गुमेंट हमने अभी डिस्कस किए थे जावेद अख्तर साहब के हवाले से, तो उसका आउटकम, उसका निचोड़ जो बयान करना, तो वो बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने बयान किया। जुल्फ़िकार भाई ने भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ऐड किए। अच्छा एक चीज है जो मैं यहाँ पे मजीद ऐड करना चाहूंगा। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, तो इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत बहुत वालेकुम सलाम व बरकातहू। स्टेज खाली करते जाइए। एक और चीज है जो यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, वो ये है कि इनकी सदगुरु के साथ जो डिबेट हुई थी जावेद साहब की, तो अब मुझे नहीं पता वो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, कितनी पुरानी है, अल्लाहु आलम। लेकिन एज फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ रोल, यानी इंसान का जो उम्र है ना, वो भी इसके ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और जितना इंसान अपने उम्र के अंदर पुख्ता होता जाता है, उसके जो अकायदे हैं उतने ही ज्यादा पुख्ता होते जाते हैं उसी के साथ। जिस तरह हमें दीन इस्लाम के अंदर भी कुछ तालीमात ऐसी मिलती हैं, और यानी कि ऑब्जर्वेबल एविडेंस है
कि आप देखते हैं कि जो अक्सर लोग जवान होते हैं, जिनके पास ये एबिलिटी होती है अपने आप को चेंज करने की, या किसी क्राइसिस का शिकार नहीं होते अपने वर्ल्ड व्यू के हवाले से, तो जवानों में ज्यादा रेशो होता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी तब्दील करें, अपना मजहब तब्दील करें, अपना वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड तब्दील कर सकें या वे ऑफ लाइफ तब्दील कर सकें। बनस्बत इसके जो बूढ़े होते हैं, यानी कि जो 40, 50, 60 क्रॉस कर गए, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी अक्सर लोग आपने देखोगे जो दीन छोड़ते नहीं है या जो दीन छोड़ देते हैं, उनके अंदर आप बहुत कम तादाद देखेंगे ऐसे लोगों की जो या तो बूढ़ों के अंदर मुसलमान यानी कि इस्लाम कबूल करने का रेशो ज्यादा होगा या इस्लाम छोड़ने का रेशो जो है, सॉरी, बूढ़ों के अंदर इस्लाम छोड़ने का या कबूल करने का रेशो जो है वो कम होगा बनस्बत जवानों के अंदर। तो अब वो सदगुरु साहब के साथ जो उनकी डिबेट हुई उस वक्त उनकी क्या उम्र थी आई डोंट नो, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 70-80 जो है वो क्रॉस कर गए हो, या 80 ना भी क्रॉस किया हो, 70 तो क्रॉस कर गए होंगे जावेद साहब। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि उनकी इतनी जो है ना इतनी कदीम उम्र के वो आदमी है, उनके सामने जो है एक नौजवान शख्सियत है, तो वो अपनी जो लैंग्वेज है उसका भी ख्याल रखना होगा इस मामले में मुफ्ती जावेद नदवी साहब को। ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मैं जब उनसे बात करूंगा तो मेरी टोन इस तरह की ना हो कि तज़हीक जो है वो जारी हो मेरी जबान से, क्योंकि वो ना सिर्फ इस्लाम को वहां रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बल्कि अपने आप को बतौर अपना जो पेशा है उनका, जो मुफ्ती है, जो आलिम है, वो आलिम वाला पेशा भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ साथ फिर अपनी तहजीब भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एट स्टेक व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग दिस केस, स्पेसिफिकली मुफ्ती शामिल नदवी साहब। अच्छा, आगे कॉलर की तरफ चलने से पहले मैं इब्न दाऊद भाई, आप हमारे दरमियान हैं इस वक्त? जी जी मौजूद हूँ। ये देखें आपके बारे में क्या आ रहा है, क्या मिमिक्री है बस। यार मैं असल में देख नहीं पा रहा हूँ, मैं मोबाइल से हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं क्या मिमिक्री है बॉस, फिर एक का कमेंट आया है भाई वो मिमिक्री नहीं है, उनकी आवाज रियल है। अच्छा जी, चले वाला लाइटर नोट। अच्छा जी, स्ट्रीम को ज्यादा से लाइक और शेयर कीजिए अखवान, और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ है अखलाक अहमद साहब। जी अखलाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब जी मैं जावेद साहब के बारे में कहना चाह रहा था जनाब कि इन्हें मैं भी सुनता था पहले। एक बार ऐसा हुआ था वहाँ हमारे यहाँ, मैं इंडिया से ही हूँ, तो पार्लियामेंट में बात चल रही थी उसके क्या कहते हैं वंदे मातरम के ऊपर। तो ओवैसी साहब थे तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो ये जाके कह रहे थे, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया था, मतलब पहले इतना नहीं जानता था। फिर जब मैंने इनका वो सुना कि अल्लाह कुर्सी पे बैठा हुआ है और इस तरह से कह रहे थे, असल में ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये विचार है कि आदमी जब बुरा हो जाता है तो सटिया जाता है। जी चलो, कालू कालू जितने भी बूढ़े लोग हैं कालू सलाम कर ले। नहीं सबको नहीं कह रहा, इनको ही कह रहा, मतलब फिल्म भी लिखा है ना मेरे ख्याल से। अखलाक भाई हमें भी बूढ़ा होना है, अल्लाह ताला अगर उम्र दराज करे। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा। जी मैं यहाँ एक बात मैं सर की आवाज सुन के मैं सोच रहा था कि डॉक्टर जावेद साहब से ही डिबेट हो रहा है, मैं आवाज सुन के कंफ्यूज हो गया था। अरे फिर तो मुझे दोबारा खुद सुननी पड़ेगी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब फरमाइए। हाँ, मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाह रहा था। देखें, ये जो भाई ने बात की ना बुढ़ापे में सटियाने वाला मसला, ये वाकई एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई मतलब कि झुटला नहीं सकता कि एक उम्र ऐसी आ जाती है कि जिस वक्त इंसान जो है वो अपने आसाब के लिहाज से और अपनी सोच फिक्र के लिहाज से फैसला नहीं कर पाता। वो इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर उसमें रिजेक्शन आ जाती है, वो सटियापन आ जाता है। एक उम्र के हिसाब से होता ही है। हमने यही दुआ करनी है हम मुसलमानों ने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जब मौत दे तो इस्लाम पर मौत दे। ये बड़ी आजमाइश का लम्हा होता है। इस उम्र के अंदर एक जवानी की आजमाइश है, एक बुढ़ापे की आजमाइश है। बड़ी जबरदस्त आपने पॉइंट ऐड किया है, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे आपके दाऊद भाई। मुझे सूरह यासीन की वो आयत याद आ गई, वबन फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, कि हम उसको लंबी जिंदगी देते हैं और फिर उसको रिवर्स कर देते हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर। तो यानी कि बुढ़ापा जो है ना वो भी एक तरह की अपनी, दाऊद भाई कहाँ गए, डिस्कनेक्ट कर गए। अच्छा, बुढ़ापा जो है ना वो भी अपने अंदर एक जो है ना समझ लें कि एक आजमाइश है, इस तरह दाऊद भाई ने कहा।
ये भी एक तरह की बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरह के सिम्टम्स जो ना बंदा शेयर कर रहा होता है, वो पहले जो बच्चा शेयर कर रहा होता है कि इट्स रियली हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स, इट्स रियली हार्ड टू मेक देम थिंक अबाउट, यानी कि एक प्रॉपर कोहेरेंस के साथ चीजें समझाना। या भी आप कहते हैं ना कि कोई बूढ़ा बंदा हो जाता है, चीख चिल्लाट कर रहा होता है, किसी चीज पर नाराज हो जाता है, तो हम घर वाले क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार वो उम्र ज्यादा हो गई, अब्बा की उम्र ज्यादा हो गई, अम्मा की, तो इग्नोर करते हैं, थोड़ी सी नरमी चाशनी आ जाती है गुफ्तगू के अंदर। ये बड़ी जबरदस्त बात की, और कुरान खुद इसकी तस्दीक करता है सूरह यासीन। भाई इससे आपसे बात देखिए, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा उदास हुआ था। पता नहीं कितने दिनों बाद हमने स्टेज शेयर किया, आपने एक बात रखी, उसकी दूसरी बात निकली। कुरान हमने एक और बात कहता है कि किस चीज का इंतजार करते हो जब वक्त गुजर जाएगा। तो बुढ़ापा जब बंदा जिद्दी हो जाता है, जब उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिमिनिश हो जाती है, जब ये सारा कुछ हो जाता है, समझने का वो वक्त तो नहीं है ना समझने का। अब हदायत जो है वो तो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है, वो उस दम तक भी मिल सकती है। बट अगर आप बिल्कुल जिस तरह आप अभी कह रहे थे, एक नेचुरल प्रोग्रेशन जब चलती है, हम क्या कहते हैं, जिस तरह आपने अभी कहा था कि जब एक बंदा बुढ़ा हो जाता है और एक बड़ी उम्र का आदमी अगर कोई गलत जुबान इस्तेमाल करता है या ऊंचा बोलता है कि भाई बस ठीक है, ओवरलुक कर दो कि भाई बंदा बुढ़ा हो गया, अब इसने बदलना नहीं, बुढ़ा हो गया तो फटा हो गया। अच्छा, ये बहुत बहुत खूबसूरत बात। मैं कह रहा था ये वैसे तो मैंने मजाक के तौर पर कहा कि बुरा हो गया तो वैसा हो, वैसे और भी हैं यार दुनिया में लोग, लेकिन मैंने पहले सुनता था तो बहुत अच्छे लगते थे जब ये मीडिया पे बात करते थे किसी बात पे तो सही जवाब दे, लेकिन ये तो एक मजाक के तौर पर मैंने कहा, नहीं क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी तो हैं तो वो कहाँ से करते हैं जैसे भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक भाई, वालेकुम सलाम अल्लाह ताला खुश रखे आप। अच्छा, बैक स्टेज पे एक भाई हैं हेलिटी के नाम से, अगर ये नॉन मुस्लिम है तो कंफर्म कर दे, फिर इंशाल्लाह आपसे आखिर में बात करेंगे अगर मुमकिन हुआ तो। जी हेलिटी साहब स्टेज पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम बसालत भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जनाब। जी बसालत भाई, मैं मुसलमान ही हूँ, मैं नॉन मुस्लिम नहीं हूँ। और ठीक है जी, क्या फरमाएंगे आज की स्ट्रीम के हवाले? मुझे काफी अच्छा लगा कि ये डिबेट होने जा रही है, और पता नहीं दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। अभी वो आमिर भाई की भी डिबेट हो रही है अवैस इकबाल के साथ, और अभी कैसर अहमद राजा साहब की भी हुई है। मैं कह रहा हूँ उसको डिबेट ना कहें, इट्स गोना बी फन। हाँ फनी है, विंटर वेकेशन है, आमिर भाई असल में विंटर वेकेशन मना रहे हैं दिसंबर में। नहीं मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि ये जितने भी ये मुल्हिदीन हैं और ये जावेद अख्तर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, ये डिबेट को देखे बगैर ही ना कह दे कि वो हमारा पिताजी जीत गया, क्योंकि अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, डिबेट देखेंगे नहीं पहले ही बोल देंगे आके कि विनर क्लेम कर देंगे। 500 रुपए पर कमेंट, बेरोजगारी बहुत है। हाँ ये ऐसे ही होते हैं, पहले ही आके कह देंगे जी वो जीत गया, और बस बंदा क्या बोले इनको। देखें जी, जब आप उस जगह की बात कर रहे हैं जहां से लाहौर पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, अब फिर क्या ही कहा जाए, क्या ही कहा जाए। लाहौर पोर्ट भी डिस्ट्रॉय होता है, वो वीडियो गेम्स की भी काफी वो वीडियो आई थी वीडियो गेम्स की। पॉइंट ये होता है कि देखें, क्लेम करने को कोई बंदा कुछ भी क्लेम कर लेता है, ठीक है। अब ये मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना, जो कहते हैं कि भाई ये डिबेट जीत गया, ये डिबेट हार गया, उनको डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। डिबेट में हार जीत नहीं होती, जो सुनने वाला होता है ना, जो सुनने वाला कहेगा कि भाई ये डिबेट जीत गया, ये डिबेट हार गया, बेवकूफ है। जो होशियार, जो अंडरस्टैंड करने वाला इंसान होगा, वो कहेगा कि भाई मैंने इस डिबेट में इस बंदे से ये सीखा और इस बंदे से ये सीखा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो सीखने वाला होगा वो हमेशा डिबेट सीखने के लिए देखे। जो बेवकूफ होगा, जो अनबख्त होगा, वो जिस तरह आपने कहा, डिबेट होने से पहले कहेगा ओ भाई वो मैसेजेस तैयार रखेगा, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। ऐसे तो ये आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने क्योंकि यही होते हुए देखा, और ये लोग काफी ना, मैंने एक और चीज इनमें नोटिस की है, ये लाइक रिस्पेक्टफुली मैं कह रहा हूँ, ये बड़े बदतमीज लोग भी होते हैं ना। मतलब अब जैसे कि अवैस इकबाल की वो देखी होगी आपने डिबेट अहमद मुराद के साथ, तो अब अगर कोई भी सेन माइंडेड बंदा उस डिबेट को सही से देखे। अवैस इकबाल की डिबेट देखता कौन है, मुझे समझ में नहीं आता।
मैं ऐसी कभी कभार आती है देख लेता हूँ। तो अहमद मुराद ने लिटरली अवैस इकबाल को गुस्सा दिला दिया डिबेट में। वो अवैस इकबाल इतना बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो जी छलांगे मारने लग गया, इधर उधर बातें घुमाने लगे। अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, फिर भी लोग आके ना वो अब अच्छा अहमद मुराद रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, फिर भी उसको पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं इस अवैस इकबाल के फॉलोअर्स। ये वो लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि हम रैशनलिस्ट हैं, हम लोग बड़े इंसानियत पसंद लोग हैं, और नाउजुबिल्ला हम लोग पता नहीं कोई टेररिस्ट है, हमें कैसर आके भाई ऐसी ने बातें कर रहे होते हैं। हेरेनिटी भाई, आपकी बात कदर कलामी की माजरत, कैसर भाई ने आज से 4 साल पहले एक वीडियो अपलोड कराई थी अपने चैनल के ऊपर। सबसे पुरानी वीडियो होगी मेरे ख्याल से वो उनकी ना, कि मुल्हिद बदतमीज क्यों होते हैं, 4 साल पहले। और ही डिडंट गिव एनी रेफरेंस फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट कि भाई इसने बदतमीजी की, इसने बदतमीजी की, इसने बदतमीजी की। ये तो अभी अवैस इकबाल तो ये जो है ना, अभी जुम्मा 8 दिन हुए नहीं इनको आए, हालांकि जुम्मे के दिन ऐसा जदीद ही हुआ है। था कैसर भाई के हाथों। उन्होंने सारे रेफरेंसेस वेस्ट के दिए थे। उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस का रेफरेंस दिया, हैरिस का रेफरेंस दिया, और दीगर जो जितने भी डिबेटर्स है ना, एक और नाम याद नहीं आ रहा, उसका सबूत से उसकी डिबेट हुई थी, एलेक्स तो उनके रेफरेंसेस नहीं। एलेक्स तो थोड़ा तमीज तहजीब से बात कर लेता है, तो खैर बहरहाल उनके रेफरेंसेस उन्होंने दिए। उन्होंने कहा ये फितरी तौर पे बदतमीज होते हैं, क्योंकि मॉरलिटी इनके पास है नहीं। जब इनसे मॉरलिटी की बात करो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो कहते हैं भाई हमारा तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई हमारा एथियज्म का मतलब होता है लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। हम कोई रिलीजन थोड़ी हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी रिलीजन नहीं है। और ये सारा आएगा अभी डिबेट के अंदर, सारा खमियाजा जो है ना वो भुगतेंगे। तो खैर जी बहरहाल ऐसा चलो। ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि ये साहिल है, एक्स मुस्लिम साहिल, ये भी लाइक ऐसा ही है। अब वो जैद भाई के सामने जब ये बैठता है तो बड़े तमीज से आराम से जैद भाई लगा होगा, पीछे बैठ के अपने चैनल पे उल्टी सीधी बातें कर रहा होगा उनके वो बारे में। वो उसके लिए मेरी एक वीडियो है, आज मैंने अपलोड कराई, मेरी तो नहीं, मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब की एक वीडियो अपलोड कराई थी, और इंटेंशनली मैंने जबरदस्ती वो वीडियो अपलोड कराई है इस इंटेंशन के साथ कि लोग देखेंगे ये बंदा कौन है। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, और वीडियो का टाइटल थोड़ा सा नाजेब है। अब मैं वीडियो का टाइटल है, एग्जिस्ट करता है, वो वीडियो उस बारे में है, तो मैं कहता हूँ बहन भाई की शादी, आप लिखिएगा मेरे चैनल के ऊपर जाके तो आपको वो वीडियो मिलेगी। आई उसके थिंक मेरे अंदर सामने से पाकिस्तानी, गुजरी है वो। हाँ उसके अंदर पाकिस्तानी मुल्हिद एक आया करता था, एक जमाने कदीम की बात है, कैसर भाई एंड आमिर नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। हारे वो आया सुल्तान। करता था, ना हारिस सुल्तान का समझ ले साइड किक था वो, तो अब पता नहीं कहाँ ओके। चला गया, वो मार्स पे चला गया, जुपिटर पे। तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब ने। तो लोगों के लिए मैंने वो जानबूझ के वीडियो पोस्ट कराई ताकि लोग देखें और जाने मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी बेसिकली है कौन, और कितना इल्म रखता है, और कितनी फसाद रखता है, और आर्ग्यूमेंट किस तरह करना जानता है, आर्ग्यूमेंट पे पकड़ना किस तरह जानता है। सामने वाला अगर भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको उसकी आर्ग्यूमेंट पे वापस लेकर आना, और उसको अपनी डगर से निकलने ना देना, ये भी एक आर्ट होता है। तो वो वीडियो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, मॉडरेटर से कहूंगा कि वो वीडियो कमेंट के अंदर पोस्ट कर दे, ताकि मैं उसको ना हाईलाइट भी कर दूं। जी ऐसा ही। और बस होपफुली एथियस्ट भी जब ये डिबेट देखे तो उनको समझ आ जाए कि जस्ट बिकॉज एक बंदे की दाढ़ी है, टोपी है, और वो मुफ्ती उसके नाम में है, तो उसका ये मतलब नहीं है वो बहस कर नहीं सकता। एग्जैक्टली, इंटेलेक्चुअल डिबेट ये ऐसे करते हैं ना। ऐसा ही चलें बस, हालत भाई ऐसा ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चले सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत